हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल IAS एकेडमी में। अपने वादे के मुताबिक मैंने कहा था आपसे कि जो समसामयिकी घटना है उस पर हम लोग दृष्टिपात डालेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ाने से पहले हम समझ लेते हैं। इसको हमने छोटे छोटे भागों में बांटा है। फ़िलहाल हम मंथली करेंट्स अफेयर के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगी आज की क्लास में। हम देखते हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सिविल की हों या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हो रही हों परीक्षाएं हों, प्रतियोगी परीक्षाएं हों, BPSC की हों, MPPCS की हो, अनेक राज्यों की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है करेंट्स अफेयर की। और जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आज, जो इतिहास के हों, भूगोल के हों, यानी GS के विषयों से जिन प्रश्न बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर से जोड़ के बनाया जा रहा है, आप देखेंगे तो। और उच्च स्तरीय परीक्षाओं के लिए, क्योंकि देखा जाता है, देखने को मिलता है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जो पेपर निर्धारित करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, जो सेलेक्टर होते हैं, उनके द्वारा उनको पता है कि इतिहास ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, चीज़ें पढ़ रहा है, वो चीज़ें पहले भी थीं, आज भी थीं और रहेंगी। बदलाव किस में हो रहा है? दैनिक दिनचर्या रोज़ बदल रही, उसमें कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी परीक्षा के दृष्टि से भी, समाज के दृष्टि से भी, तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। अब की बार आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश PCS में अधिकतर प्रश्न जितने बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की जो संख्या थी वह देखने को मिलता है कि करंट अफेयर से थी। अभी जल्द ही UPSSC के द्वारा पेट परीक्षा कराई गई, जिसमें आप देखते हैं एक महत्वपूर्ण भाग रहा करंट अफेयर्स का। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इस भाग को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते, इस बात को भी हमको बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। तथा जो वर्तमान कुछ चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, वो अतीत से किस प्रकार से संबंध रखती हैं, उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। क्या कुछ खेल से प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रमुख खेल हो गए, कहाँ संपन्न हुए, भारत की स्थिति क्या थी उस गेम में, सारी बातों पे लेके आज हम चर्चा करते हैं। प्रमुख दिवस की भी बात करते हैं, प्रमुख दिवस क्या थे, उनकी थीम क्या थी। आज हम कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में, आपको अक्टूबर माह में पढ़ने वाले दिवसों के बारे में बता देते हैं। बाकी शेष हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। एक विशेष कक्षा का निर्धारण करते हुए हम उस पर बात की जाएगी। आइए देखते हैं आज क्या है प्रमुख दिवस, इस पे बात करते हैं। अक्टूबर माह में पढ़ने वाले प्रमुख दिवस क्या हैं, इस पे बातें की जाती हैं। देखते हैं अक्टूबर माह में पढ़ने वाले क्या प्रमुख दिवस हैं, इसमें से कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखेंगे आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें प्रमुख दिवस के बारे में भी प्रश्न बनते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्या प्रमुख है उसको देखते हैं। आइए, पहला है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर की बात अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को क्यों प्रमुख है। तो प्रमुख क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। यानी यह क्या है, जैसे भारत में युवा दिवस है, वैसे ही यह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे तय किया गया, इसके लिए मानक किया गया। किसके लिए? वृद्धजन के लिए। ये वृद्धजनों के लिए क्या किया जाता है? उनके हितों के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, जहाँ से प्रश्न बनने वाले जो दिवस प्रमुख हैं उन पे हम डबल टिक करते हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यदि नहीं नोट करना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम्स लिंक्स है, जिस पे जाके आप आसानी से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, 2 अक्टूबर को हम सभी लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर का इतिहास हमारे भारतीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन 2 महामानव का जन्म हुआ, 2 महान आत्माएं पृथ्वी पे आईं, इसलिए बहुत ही प्रमुख है, उसके रूप में मनाया जाता है। इस दिन गांधी जयंती, जिससे आप भली भांति आप लोग परिचित होंगे,
गांधी जयंती भी मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। आप लोग देखते हैं और क्या मनाया जाता है, गांधी जी के विचारों को देखते हुए, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उन्होंने डिसाइड किया कि इस दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। किसके रूप में? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि आप देखते हैं गांधी जी हिंसा की घोर निंदा करते थे। गांधी जी किसी भी प्रकार की हिंसा को समर्थन नहीं करते थे। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह डिसाइड किया कि इसको हम क्या मनाएंगे, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए नॉर्मली जो प्रश्न बनेंगे, सबको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो ये प्रश्न नहीं बन क्या सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रमुख क्या है, आप देखिए, प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। या प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो कैसे डिसाइड किया, किसके आधार पर डिसाइड किया, तो आप बताएंगे गांधी जी के। ठीक है, वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का भी नाम दिया जा सकता है आपको उलझाने के लिए। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खां का भी नाम दिया जा सकता है, जो गांधी जी से रिलेटेड। क्यों मैं इनका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इनको सीमांत गांधी कहा जा सकता है। तो परीक्षाओं में आपको उलझाने के लिए ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं। 4 अक्टूबर देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह सप्ताह का पहला जो सोमवार होता है, सप्ताह का पहला सोमवार क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय हैं, विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो दिवस हैं, इस पे हमें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत। जैसे जिसको हम ये मान लेते हैं नहीं ये नहीं है, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। वो हमारे माइंड से, देखो ऐसा नहीं कि जो भी प्रश्न बनते हैं वो कहीं ला के दूसरे ग्रह से ला के रख दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रश्न यहीं से बनेंगे। जिसको हमको लगता है कि हम हर विषय को ये लाइटली, नहीं, यहाँ से नहीं आएगा। अब ऐसी पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि पेपर जो हम देख रहे हैं, जो परीक्षा में पूछ रहे हैं निरंतर, अब उनमें स्तर में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, उच्च स्तरीय हो रहे हैं। उसका कारण भी है कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो बहुत कम हो गई है, और जो अप्लीकेंट हैं वो नंबर ऑफ अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर सिलेक्टरों द्वारा पेपर ऐसा बनाया जा रहा है जो बिल्कुल तार्किक है, और इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो किसी चीज़ को हम हल्के में लेके नहीं छोड़ना है। यदि हमको आरो करना है, लाइटली नहीं लेना, बिल्कुल हमको लाइटली नहीं लेना, हमको सीरियस पूरे गंभीरता के साथ इस विषय को देखना और समझना है। विश्वास करिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आप आएंगे परीक्षा देके तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बने थे वो करंट अफेयर से ही थे। तो इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। तो मैंने कहा विश्व पर्यावरण दिवस यह प्रमुख है। कब मनाया जाता है? सप्ताह के पहले सोमवार को। अब प्रश्न है, ठीक है बच्चा ये समझ सकता है कि 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो आपको उलझाएगा कि सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न क्या बनेगा कि सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है। अब हम कंफ्यूज हो गए, हमने तो पढ़ा कि ठीक है विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 4 अक्टूबर को, लेकिन कब मनाया जाता है? यह सप्ताह के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं 5 अक्टूबर। यह भी बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं क्या है, विश्व शिक्षक दिवस। क्या है? विश्व शिक्षक दिवस। क्या इसमें देखिए हम 3-4 आपको बता दे रहे हैं, जो लास्ट में जब हम पढ़ा के इस क्लास को बंद करेंगे तो आपको हम समापन के साथ ही बता देंगे कि इसमें क्या प्रमुख हैं जो पूछे। प्रमुख तो सारे हैं, लेकिन किससे प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, अक्टूबर माह के किस दिवस से, यह बात अभी हम आपको बताते चल रहे हैं। फिलहाल सारे दिवस देख लेते हैं एक बार। तो विश्व शिक्षक दिवस हो गया। 8 अक्टूबर को देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय वायुसेना दिवस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व डाक दिवस। यह
प्रश्न यहाँ से बनना भी लगभग तय मानिए। अगर अक्टूबर माह से किसी दिवस के बारे में प्रश्न बन सकता है तो विश्व डाक दिवस से भी बन सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, डाक दिवस से प्रश्न बन सकता है। और क्या है, राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अगर 10 अक्टूबर से प्रश्न बनेगा तो राष्ट्रीय डाक दिवस से न बनकर क्या बनेगा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 10 अक्टूबर 2023 को। अब आपसे प्रश्न है कि इसकी थीम क्या थी, 2023 की विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए। आगे आइए देखते हैं, यहाँ से याद करने की क्या ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। यदि आप विश्व डाक दिवस याद कर लेते हैं 9 अक्टूबर को तो आपकी उलझन कम हो जाएगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को क्या है, राष्ट्रीय डाक दिवस है। यह हमें कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए यह प्रश्न बनाया जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक दिवस आप याद कर लीजिए, या तो 9 अक्टूबर या तो 10 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस एवं 11 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, आइए देखते हैं 11 अक्टूबर को क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने लगा। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। मैंने कहा था कि आपको हम साथ में बताते चल रहे हैं कि यह भी प्रमुख है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस से भी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी थीम क्या है, एक दिन मैं सारे दिवसों की 2023 के प्रमुख दिवस एवं उनकी थीम के साथ अगली क्लास में हम आपको इस पे भी परिचर्चा की जाएगी। आगे आते हैं, 13 अक्टूबर को 2 दिवस है, विश्व दृष्टि दिवस, और कब मनाई जाती है, दूसरे सप्ताह के दूसरे गुरुवार को। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस। अब यह काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि हमें जहाँ तक पता है कि यहाँ से प्रश्न बना था, आपदा जोखिम या आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, यह पेट की परीक्षा में पूछा था, पेट की परीक्षा में था, यानी यूपी SSSC जो होता है उसकी परीक्षाओं में प्रमुख था, जिसमें ये यूपी PCS में भी था शायद, यूपी PCS में भी इससे प्रश्न बने थे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया। दूसरा है, देखते हैं, विश्व मानक दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लाइटली लिया जा सकता है, फिर भी देख लेंगे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, विश्व श्वेत बेंत दिवस, अंधों का मार्गदर्शन, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। छात्र दिवस है, विश्व छात्र दिवस है, देख लीजिएगा इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यह प्रमुख है, यहाँ से इससे भी कई बार प्रश्न बने हैं, एक बार नहीं कई बार प्रश्न बने हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या है प्रमुख, इसमें देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप जान लीजिए कि 24 अक्टूबर। अच्छा, यहाँ से प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि 24 अक्टूबर को हुई, सन आप बताइए कि कब हुई, ठीक है, इसलिए यह प्रमुख है कि 24 अक्टूबर 1900 में हुई है, 1900 कुछ में, आप बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस इम्पॉर्टेंट नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। मैंने कहा आपको, मैं इस बात के लिए थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे कि अक्टूबर माह में भारत के 2 नहीं बल्कि 3 महान आत्माएं इस धरा पे आई, जो भारत की धरा को सुशोभित किया। भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा।
या महामानव रहे। उसमें एक नाम मैं और जोड़ना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म 31 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसको हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? क्योंकि भारत में जो रियासतें थीं, मैंने कहा ना कि जो ब्रिटानिया साम्राज्य थे, जो साम्राज्यवादी सरकारें थीं, वो चाहती ही नहीं थी कि भारत में कभी भी ऐसा हो। मैंने बताया भी था आपको जब कल पढ़ाया था पॉलिटी की क्लास में मैंने, कि आपने देखा होगा कि मार्ले महोदय ने बड़े स्पष्टता से कहा कि मेरी जितनी प्रशासनिक आयु हो या मेरा जितना जीवन की आयु हो, उससे 10 गुना भी अधिक वर्षों में मैं नहीं चाहता कि भारत में कभी लोकतंत्र की स्थापना हो, संसद की स्थापना हो। तो उन्होंने देखिए देश तो दे दिया। 1947 के अधिनियम के माध्यम से कहा ठीक है भाई, चलिए ठीक है, हम आपको देते हैं, आप संविधान बनाइए। संविधान बना लिया, जब तक नहीं होता चलाइए देश को। लेकिन आप क्या देखते हैं, वे कहते हैं कि लोग स्वतंत्र हैं, ये रियासतें स्वतंत्र हैं। वो चाहें तो पाकिस्तान 2 राष्ट्रों को विभाजन कर दिया, भारत को बांट दिया और कहा कि जो स्वतंत्र हैं अगर चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहें तो भारत के साथ रहें। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बंटवारे की नींव तो रखी उन्होंने ही, और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी बना दिया। तो ये वही व्यक्ति हैं, ये वही मानव माने हैं जिन्होंने भारत की एक संकल्पना में पूरे राष्ट्र को जोड़ा, एक राष्ट्र का निर्माण किया। अगर वो श्रेय किसी को जाता है तो वल्लभ भाई पटेल को जाता है, सरदार को जाता है, जिन्होंने क्या किया, पूरे भारत को, राष्ट्र को एकता के बंधन में पिरोया, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह वो पुरुष हैं, पुरुष कहना शायद सही ना हो, यह एक महामानव थे जिनके द्वारा यह कार्य किया गया। आइए आगे देखते हैं को क्या घटनाएं घटित हुई जिससे प्रश्न बन सकते हैं। एशियाई खेल 2023 में पुरुषों के 60 फुट में स्वर्ण पदक जीता किसने? तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। किसने जीता? तेजिंदर पाल सिंह तूर में। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं। अभी आपको पता हो कि एशियन गेम संपन्न हुई है, कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। किस प्रांत में हुई थी? हांगकांग प्रांत में हुई थी, जहाँ पे यह संपन्न हुई। तो यहाँ से बन सकता है कि तेजिंदर जो आपने देखा, तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं? यह तो सबको पता है कि उन्होंने स्वर्ण जीता। तो यहाँ से यह प्रश्न न बन के प्रश्न बन सकता है कि तेजिंदर सिंह पाल तूर किस खेल से संबंध रखते हैं। या पूछ सकता है कि तेजिंदर सिंह पाल सिंह तूर किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनेंगे। तो 1 तारीख को जो प्रमुख घटना थी वो एशियाई खेल जो 2023 के अभी संपन्न हुए हैं, पैरा एशियाई खेल भी संपन्न हो गए हैं। तो उसमें 60 फुट में गेम्स की बात कर रहा है। हम आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख क्या है। आप देखते हैं कि बात करते हैं कि 60 फुट कौन सा खेल है? 60 फुट। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि 60 फुट खेल की प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, दूसरा आते हैं, दूसरी कौन सी घटना थी? 28वें सीमा सड़क, कौन से? 28वें सीमा सड़क महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसने पदभार संभाला? तो आप क्या बताएंगे? किसने संभाला? लेफ्टिनेंट जनरल रघुश्री निवास। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल रघुश्री निवास ने। कब? 30 सितंबर 2023 को। कब? 30 सितंबर 2023 को। ठीक है। केंद्र सरकार ने, देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT, किसकी बात कर रहा है? CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया। यानी किसके कार्यकाल को? जो CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो था, उसका कार्यकाल, अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? आप देखेंगे जून 2024 तक। कब तक? जून 2024 तक। और किसका बढ़ाया गया? नितिन गुप्ता का। किसका बढ़ाया गया? नितिन गुप्ता। यानी CBDT के वर्तमान
अध्यक्ष कौन है, पूछ सकता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि CBDT के वर्तमान अध्यक्ष अब कौन है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब कौन है यानी इनका कार्यकाल तो समाप्त हो रहा था, तो अब कौन है, तो हम दूसरे नाम पे सोचने लगते हैं, दूसरे नाम की दिमाग में स्मृति बनने लगती है, एक दूसरा। अच्छा, तो उसको नहीं देखना, देखना है सीधे नितिन गुप्ता को बढ़ा दिया गया है 2024 तक। अगला देखते हैं, ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक शुभंकर की घोषणा की। किस दिन की थी आप देखते हैं, 1 अक्टूबर को। क्या किया था, ब्लेज और टोंक, बेज मतलब ब्लेज का मतलब तेज महिला गेंदबाज, और टोंक कौन थे, पुरुष बल्लेबाज को ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक शुभंकर की घोषणा की थी। किनको उन्होंने किया था, ब्लेज और टोंक को। ब्लेज कौन है, तेज महिला गेंदबाज, और टोंक पुरुष बल्लेबाज को क्या किया था, इन्होंने आधिकारिक रूप से शुभंकर की घोषणा की थी। और आपने कल का जो मैच हुआ बड़ा ही शानदार मैच था, भारत का विजय रथ बिल्कुल अजेय है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और उन्होंने श्रीलंका को 55 रनों पे रोक दिया। काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी का अवसर देखने को मिला है भारतीय गेंदबाजों के द्वारा, और बैटिंग भी देखने को शानदार है। हम आशा करते हैं, पूरा देश आशा करता है, विश्वास कर रहा है कि अब की बार भारत विश्व विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित करे, भारत विश्व विजेता बने। ठीक है, आइए देखते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन, प्रगति मैदान नई दिल्ली में 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2023 तक क्या करेगा, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, यानी ट्रैवल मार्ट की। यह पूछेगा चौथा संस्करण है, कौन सा संस्करण है। यहां से प्रश्न बनेगा कि जो पैसिफिक एरिया जो ट्रैवल मार्ट का जो ट्रैवल मार्ट 2023 है उसका संस्करण कौन सा है, तो 46वां। कौन सा संस्करण है, 46वें संस्करण में। उसकी मेजबानी कौन कर रहा है, प्रगति मैदान। कौन सा, प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, अगला आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सितंबर 2023 में सकल GST राजस्व एकत्र किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सकल GST राजस्व मतलब सकल GST राजस्व कुल कितना हुआ, पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक था, कम था, वृद्धि हुई, ह्रास हुआ, इसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कुल वर्ष दर वर्ष कितने % की वृद्धि देखने को मिल रही है, 10% की वृद्धि देखने को मिलती है। कितने % की वृद्धि देखने को मिली, 10% की मिलती है। अगला प्रश्न, मल्टी सिटी ऑपरेशन कच्छप। क्या कह रहा है, मल्टी सिटी ऑपरेशन कच्छप। किसकी बात कर रहा है, कच्छप में अवैध वन्य जीव व्यापार पर कार्रवाई में गंगा कछुओं को बचाया। तो क्या था, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने कितने कछुओं को बचाया, लगभग 955 जीवित कछुओं को क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया। किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI। किसके द्वारा, DRI के द्वारा कच्छप मिशन चला के कछुओं को क्या किया गया, बचाया गया। कछुओं को क्या किया गया, सुरक्षा प्रदान की गई, और सब कितने रेस्क्यू किए गए, 955 जीवित कछुओं को रेस्क्यू किया गया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एशियाई खेल। एशियाई खेल इसी अक्टूबर माह में संपन्न हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको एशियाई खेल से ही देखने को मिलेंगे। एशियाई खेलों पे हम अलग से एक क्लास आप लोगों की ले लेंगे। आइए देखते हैं। तो कह रहा कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपलेच कौन सा गेम है, यह ध्यान देने की जरूरत है कि स्टेपलेच में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता, धनंजय मुकुंद साबले। किसने जीता, धनंजय मुकुंद साबले ने स्टेपलेच गेम में क्या किया, 3000 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरा देखते हैं हम, भारत में महास्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन किया गया। कब, 1 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस भी है, स्वच्छता दिवस के रूप में गांधी जी को मनाया जाता है, गांधी जी जन्म दिवस के रूप में। तो 1 अक्टूबर को यह डिसाइड किया गया भारत सरकार की तरफ से कि 1 तारीख यानी तारीख 1 घंटा और 1 साथ
सभी देशवासी क्या करेंगे, स्वच्छता के लिए क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। ठीक है, स्वच्छता में योगदान देंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्या है यह जान लीजिए। हमने बताया आपको कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, ठीक है, इसकी थीम थी। आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। देखिए मैंने कहा आपको कि प्रश्न बन जाता, और यहीं पे देखिए आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी आपको बताया था हमने, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। थीम देख लीजिए, बदलती दुनिया में वृद्धजनों का लचीलापन। क्या है कि बदलती दुनिया में वृद्धजनों का लचीलापन, यानी जो इस प्रकार से दुनिया बदल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी लोग हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमें अपने वृद्धों का, उनके मानसिक स्वास्थ्य का और उनके हर प्रकार से उनकी क्या सेवा भाव होनी चाहिए, उसके लिए यह मनाया जाता है, वृद्धजनों के लिए। ठीक है, तो जो दुनिया बदल रही उसके हिसाब से वृद्धजनों के प्रति हमारी क्या है, लचीलापन हो हमारे व्यवहारों में, है ना। आइए आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर में क्या प्रमुख है, कौन सी घटनाएं हैं, देखते हैं। मैंने कहा जो प्रमुख है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो आप देखते हैं, मैंने इसके बारे में चर्चा कर दी, तो पहले प्रश्न का कोई अर्थ नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, हमने बता दिया 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के रूप में या महात्मा गांधी जी की जयंती पर। दूसरा चेक, देखो इनके जन्म दिवस पे मनाया जरूर जाता है, लेकिन इनके कार्यों की वजह से, ठीक है, इनकी उपलब्धि की वजह से इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न है, चेक गणराज्य के प्राग में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल यह आपके राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, यानी आपके लिए यह आरओ के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आरओ के दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि चेक गणराज्य के प्राग में, कहाँ पे हुई, चेक गणराज्य कहाँ पे, प्राग में। कौन सी संस्करण था, 27वीं। संस्करण कौन सा था, संस्करण कौन सा था, 27वां। तो यह प्रश्न बने, कहाँ हुआ, चेक गणराज्य। प्रश्न बनने का देखो बताया ना, हम पूरे स्पष्टता के साथ पढ़ा जाए। हुआ मंत्रिमंडलीय यानी मंत्र स्तरीय सत्र में शामिल हुए, भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ, क्या नाम था, 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस। क्या था, 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस। कौन शामिल हुआ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री कौन, नितिन गडकरी। कौन, नितिन गडकरी। इससे एक प्रश्न और मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूं, इस समय भारत केवल मार्गों में सबसे ज़्यादा नवनिर्माण में भारत दूसरे स्थान पे, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे। और इसके लिए जो श्रेय जाता है, जो उपलब्धि जाती है, वह केवल एक व्यक्ति को जाती है, और वो है श्री नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिसाइक्लिंग ऑन व्हील स्मार्ट ई टायर का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नई दिल्ली 2 अक्टूबर को। क्योंकि ये घटनाएं जितनी भी मैं बता रहा हूँ, ये सब 2 अक्टूबर को ही घटने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, मैंने पहले दिन बताया 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे आते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है, चौथे राष्ट्रीय EMRS यानी सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का कहाँ पे आयोजन किया गया, देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। और यह किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया इसका आयोजन, राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी। अगला देखते हैं, पीएम मोदी ने 19 क्या है, 10 पीएम मोदी ने 19,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखी। कहाँ पे रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, उसमें प्रमुख राज्य कौन सा है, देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे प्रमुख ये राज्य हैं जहाँ पे ये चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होंगे। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 2023 को 19,260 करोड़ की रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई। अगर इसका राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, आप देखते हैं तो
यह योजना पिछले 4 साल 5 साल में नहीं आई। यह विकास योजना चुनाव के ठीक पहले आई। अर्थात अगर इन विकास योजनाओं में क्रियान्वयन चाहते हैं, ये विकास योजनाएं चलें, तो बड़ी स्पष्टता के साथ हमें कहना भी नहीं पड़ेगा, आप समझ गए कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो सरकार है उसको रिवाइल करनी पड़ेगा, उसको दोबारा लाना पड़ेगा, रिपीटेड करना पड़ेगा। रिपीट सरकार रहेगी तो ये कार्य कराएगी, अन्यथा ये विकास परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। तो यह राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसकी हम बाद में बात करते हैं। ऐसे विषय आएंगे, चर्चाएं होंगी। आते हैं आगे, देखते हैं। डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति राकेल पेना रोड्रिग्स भारत का दौरा करेंगे। कब किया उन्होंने? यह दौरा समाप्त हो चुका है। 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक किस देश के थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमिनिकन गणराज्य। कहाँ के? डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति राकेल पेना कहाँ पे आए थे? भारत का दौरा किया। और कौन थे? उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता। ये प्रश्न आप देख लीजिए, बाकी हमने इसको लास्ट में ऐड किया है। ठीक है, नोबेल को लेके हमने ऐड किया है कि इस बार नोबेल किसको मिला, किन किन क्षेत्रों में मिला, नोबेल क्यों दिया जाता है, इस पे भी एक विशेष कक्षा है, लेकिन इसके लास्ट में हमने रखा है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, क्यों मिला था? यूएसए ने mRNA कोविड-19 टीकों के विकास के लिए, कोविड-19 टीकों के विकास के लिए कौन सा था? mRNA के लिए प्रोफेसर कैटालिन कारिको हंगरी को मिला था, और विश्व में इनको सामूहिक रूप से दिया गया था। इस पे अभी हम चर्चा कर लेंगे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे हम प्रश्न बनेगा, और इसको लेके हमने लास्ट में, आपकी इस कक्षा के लास्ट में हमने डाल दिया है नोबेल से सारे नोबेलों की बात, और वहां पे हम ये चर्चा करेंगे। आगे आते हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर घर सोलर अभियान कौन सा? बिल्कुल महत्वपूर्ण। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना जा रहे हैं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या यूपी स्पेशल में आप लोगों के लिए बिल्कुल महत्व स्थान रखता है। आरओ के लिए तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है? कह रहा है कि हर घर सोलर अभियान चलाएगी। कब? 2 अक्टूबर 2023 लखनऊ से शुरू करेगी। कहाँ से शुरू करेगी? लखनऊ से। इसका लक्ष्य कितना है? लगभग 6000 मेगावाट। कितना? 6000 मेगावाट के सोलर रूफटॉप संयंत्र का लक्ष्य। इसका लक्ष्य कितना है? 6000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराना या उत्पादित करना। कितना? 6000 मेगावाट। और कब हर घर सोलर का अभियान चला? 2 अक्टूबर को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इसको ध्यान दीजिए। यह प्रश्न पूछ सकता है, बन सकता है। उत्तर प्रदेश से जितने भी स्पेशल बात हम करेंगे उसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, और यह ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन किया, पहली बार है, यह भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से है, इसको भी आप लोग बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए, और यहाँ से भी प्रश्न बनना लगभग तय माना जा सकता है। क्या कह रहा है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा है कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? वाराणसी में। और अगर काइट की बात कर रहा है, यानी मकर संक्रांति के अवसर पर कहाँ मनाया गया? वाराणसी में। बिल्कुल ध्यान से इस बात को याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आपको याद होना चाहिए, वाराणसी में, मकर संक्रांति के अवसर पर। और अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछ लिया है वही लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती कब? 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। चाहिए अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं। 2 अक्टूबर विशेष है, मैंने बताया अक्टूबर में, इसलिए इस पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों का अटेंशन करने, थोड़ा सा ध्यान बढ़ाने के लिए मैंने इसको बना दिया। देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कब जन्म हुआ? 2। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हर बार बनते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कि 2 अक्टूबर, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। क्या यह इनकी मृत्यु हुई? इनकी मृत्यु, हत्या कर दी गई थी गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इस पे किसी दिन विशेष चर्चा की जाएगी गांधी जी पे ही, और आपके इतिहास के टीचर इस पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको गांधी जी को लेके। लेकिन जो प्रमुख हैं, कुछ प्रमुख आंदोलन गांधी जी के, गांधी जी का क्या योगदान रहा, पूरी तरीके से गांधी जी, कांग्रेस पूरी गांधी जी तक सिमट के रह गई। एक ऐसा दौर आया
जब पूरे भारत में कांग्रेस यानी गांधी जी हो गए, वह भी जानते हैं क्या क्या प्रमुख थे, वह जान लेते हैं। इनके नारे क्या प्रमुख थे जो परीक्षाओं में बन सकते हैं? करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इन्होंने कहा करो या मरो, ठीक है, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन क्या थे। आपके सामने है गिरमिटिया सत्याग्रह 23 सितंबर 1913 को उन्होंने सबसे पहला जो उनका आंदोलन रहा विदेश में, इनका पहला आंदोलन स्वदेश के लिए नहीं था बल्कि विदेशियों के लिए था। कहाँ पे था? गिरमिटिया के लिए था। गिरमिटिया सत्याग्रह 23 सितंबर 1913 को दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए कब? आप देखते हैं 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। इसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को। खेड़ा, अहमदाबाद, खेड़ा खिलाफत आंदोलन इनका आप देखेंगे प्रमुख था। असहयोग आंदोलन इनका बहुत ही प्रमुख रहा। जो देखते हैं चौरी चौरा के बाद इनको वो रोक देते हैं असहयोग आंदोलन को, आप देखेंगे। दांडी मार्च इन्होंने निकाला नमक कानून को तोड़ने के लिए, आप देखते हैं ये भी प्रमुख था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसमें बहुत ही प्रमुख भाग रखता है। 12 मार्च 30 को दांडी मार्च करते हैं और फिर 6 ही अप्रैल को वो क्या शुरू कर देते हैं 1923 में सविनय अवज्ञा, मतलब विनयता पूर्वक उनकी क्या करना, अवज्ञा करना, यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन के बीच जो समझौता होता है वो हम देखते हैं। न कुछ 11 सूत्रीय मांग थी, उस पर सहमति बनने के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह इनका था 40 में देखते हैं, और 42 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। कब चलाया? 8 अगस्त 1942 को। कब चलाया? 8 अगस्त 1942 के। गांधी जी के कुछ प्रमुख पत्र थे, यहाँ से भी प्रश्न हर बार बनते हैं। गांधी जी से कुछ प्रमुख पत्र हैं जो हर परीक्षा में पूछते हैं, मैंने आपसे बताया। उसमें क्या था? स्टोरी ऑफ सत्याग्रह इंडियन ओपिनियन, ठीक है, स्टोरी ऑफ सत्याग्रह इंडियन ओपिनियन कब इन्होंने की? 1893 में। कब? 1893 में, आप देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो बहुत प्रमुख है, इसको नोट कर लीजिए, हर बार प्रश्न बनता है, यंग इंडिया। यंग इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1919 में। और किस भाषा में था? एडिशन कौन सा था? तो आप देखेंगे अंग्रेजी में। किस में था? अंग्रेजी में। दूसरा तीसरा नवजीवन है, 1919 में ये भी आई, यह हिंदी में थी, गुंज थी। और जो प्रमुख है यह भी प्रमुख है। आप ये चारों ठीक ही है, चारों को प्रमुख को ध्यान में ही रख के बनाया गया है। तो हरिजन 1933 में आए, ठीक है। इनके कुछ उपनाम दिए गए, कुछ लोगों ने इनको उपमा दी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता था, जिसे किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। उन्होंने कहा ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स है। राष्ट्रपिता के रूप में इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इनको महात्मा की बात किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपति की किसने राष्ट्रपिता की किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इनको नंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आप देखते हैं विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो आप देखेंगे माउंटबेटन ने। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, लेते हैं शास्त्री जी को भी, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ और 11 जनवरी 1966 तक रहे। इनको भारत रत्न भी मिला। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा? पेट परीक्षा में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी प्रश्न बना था कि 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। मैंने देखा यह प्रश्न था कि 13 दिसंबर 1946 को किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। तो आप इसका उत्तर दीजिए और उनके कार्यकाल कब से कितने वर्ष तक रहा यह बताइए। अब भारत में अब तक सबसे लंबा प्रधानमंत्री, लंबे समय तक कार्यकाल किसका रहा, इसका भी उत्तर आप लोग दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। 3वें और
तीसरे ये रेल मंत्री रहे, छठवें पे गृह मंत्री रहे और तीसरे मतलब जब ये तीसरे बार थे तो यह रेल मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी थे, इनके पास था मंत्रालय, और छठवीं बार इनके पास गृह मंत्रालय था। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, जो सोसाइटी का गठन हुआ था सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके ये क्या थे, लोक सेवा मंडल के ये आजीवन सदस्य थे। ठीक है, क्या थे, आजीवन सदस्य के रूप में इन्होंने भूमिका निर्वहन किया था। और ये ताशकंद घोषणा इनके द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को। और आप देखते हैं कि यहीं पे इनकी ताशकंद समझौता के दौरान ही इनकी क्या होती है, रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है, जिसको लेके बहुत सारे तमाम भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी हत्या करा दी गई, तमाम बातें हैं। अब क्या सही है इसके लिए देखेंगे। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ग्लोबल इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया इस वक्त? सुधा मूर्ति को। किसको दिया गया है? सुधा मूर्ति को। यह कौन है? इन्फोसिस के जो सह संस्थापक थे, कौन? NR नारायण मूर्ति की क्या है? पत्नी है। इनको क्या दिया गया है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड, ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को दिया गया। यह कौन है? इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। फिर मैंने कहा भौतिकी में नोबेल, इसको आगे आएंगे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में पहले उस हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया गया। यदि किसी का रेलवे का प्रश्न है, रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहली बार है, इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसका किया गया है। और किसके द्वारा क्या यह इंडोनेशिया की योजना है? जी नहीं। यह किसके द्वारा वित्त पोषित है? किसने इसको वित्त दिया है? चीन द्वारा। किसके द्वारा? चीन द्वारा यह वित्त पोषित योजना है। उस हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको बता देना चाहते हैं सुधा मूर्ति को लेके, कि सुधा मूर्ति की ही पुत्री अक्षता मूर्ति की शादी जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यानी वो भारत के क्या हैं, क्या कहा जाता है उनको, है ना, भारत के दामाद है ना, उनकी सास हैं ये। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल अगला प्रश्न ये ई कैबिनेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी आप बिल्कुल ही इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इस पेज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर भी देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ई कैबिनेट। देखते हैं ई कैबिनेट, ठीक है, मैंने पेपरलेस कैबिनेट ई हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कैबिनेट कहाँ पे शुरू करने वाला भारत का चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा बन सकता है तो चौथा राज्य। ये कौन सा है? चौथा राज्य। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? चौथा राज्य। इसके पूर्व में कौन कौन थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। यह पहले से ई कैबिनेट व्यवस्था वहाँ पे है। और चौथा राज्य कौन बना है? त्रिपुरा। कौन बना है? त्रिपुरा। आप लोग बताइए कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी क्या कह रहा है? SAFF अंडर 19 पुरुष प्रतियोगिता किसने जीती है? किसने जीती है? भारत ने। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको हराया है? यह उससे भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को हरा के भारत ने क्या किया है? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अंडर 19 पुरुष वर्ग में इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह चीन के समर्थक नेता हैं। ये चीन को समर्थन देते हैं, चीन को बढ़ावा देते हैं, चीन को या मानते हैं कि चीन की जितनी भी नीतियां हैं, साम्राज्यवादी नीतियां हैं, वह सभी बहुत ही अच्छी हैं, उनके प्रबल समर्थक हैं। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनना तय है। तो कौन है? कौन बना? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। कौन बने? मोहम्मद मुइज़्ज़ू। यह कौन है? मालदीव के कौन है? मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 चरण वाले कासेद रॉकेट से नूर 3, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है? उस रॉकेट का नाम क्या है? नूर 3 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। देखिए नूर 3 यह बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि किसी
मुस्लिम कंट्री की ही बात कर रहा है, किसी इस्लामिक कंट्री की ही बात की जा रही है नूर 3। और किससे संबंधित है? ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। 3 चरण वाले काशीद रॉकेट नूर 3 अंतरिक्ष यान का लॉन्च कहाँ किया गया? ईरान से। और नूर शब्द का अर्थ होता है प्रकाश व काशाद का अर्थ होता है संदेश वाहक, यानी प्रकाश का संदेश वाहक। ठीक है, यानी कासेद का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक। और नूर का क्या अर्थ है? प्रकाश। ठीक है, और यह क्या है? फारसी शब्द है। फारसी में नूर का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। और काशाद का क्या होता है? संदेश वाहक। ठीक है, आगे देखते हैं। कांतार ब्रांड टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बना हुआ है। यह किसकी थी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। कौन सी बात कर रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? TCS की बात कर रहा है कि कांतार ब्रांड टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड बना हुआ है। कौन सा है वह बना हुआ है? जो TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे देखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न है, देख लीजिए कि T20 इतिहास में सबसे तेज शतक सबसे तेज तो नहीं होगा, शतक बनाने वाले सबसे युवा, मतलब अब तक जितने लोगों ने बनाया सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि किसने हासिल की है क्रिकेट जगत में? तो हम देखते हैं किसने हासिल की। भारतीय हैं खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। किसने? यशस्वी जायसवाल। और किस गेम में? एशियन गेम में। अब यहाँ से हम एक बात और आपको जोड़ देते हैं कि ओलंपिक संघ ने, जो ओलंपिक संघ है, उन्होंने निर्णय लिया है कि क्रिकेट को भी अब ओलंपिक के खेलों में शामिल किया जाएगा। अगला ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन था? यशस्वी जायसवाल। अगला देख लेते हैं एशियाई खेल 2023 में। और मैं आपसे यहाँ पूछ सकता है कि यशस्वी जायसवाल कहाँ से, किस प्रदेश से संबंध रखते हैं? इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक में किसमें? भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय बन गई हैं। महिला की बात कर रहा है। आपसे पूछते कौन है? इसका उत्तर दीजिए, कौन है? आप देखेंगे अन्नू रानी। कौन है? अन्नू रानी। और यह किस प्रदेश से आती हैं? इसको देख लीजिएगा, आप लोग बताइएगा कि किस प्रदेश से आती हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। एशियन खेल 2023 में 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पारुल चौधरी। बिल्कुल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भारतीय धावक हैं जिन्होंने पहली बार क्या जीता है? 5000। किस गेम में? एशियन गेम में। 2023 का रसायन, मैंने बताया कि जितना भी नोबल्स है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उनको क्यों दिया गया है, किन किन भारतीयों को दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। आगे देखते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। इसकी थीम क्या थी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है थीम। अगर आप ये सिविल की बड़ी परीक्षाओं में, राज्य लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षाओं में या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में देखेंगे तो दिवस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है थीम। थीम पूछता है तो उस थीम पे भी बात कर लेते हैं। थीम क्या है? बिग आर स्मॉल वी लव देम ऑल। बिग आर स्मॉल वी लव देम ऑल। ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, हमको क्या है? सबसे प्रेम करना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। अगला देखते हैं, 50वां अंतरराष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया जाएगा। कहां पे? ततिरुपुर, तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। कब? 12 से 14 अक्टूबर। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में मैरीलैंड के बाहर डॉक्टर भीम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको भी आप महत्वपूर्ण रख लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है हम बात करते हैं। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में कहां पे? मैरीलैंड, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैरीलैंड के बाहर किसकी प्रतिमा लगी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के शिल्पकार। इनको भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। और इनकी जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है वह कहां पे हुआ है? मैरीलैंड में। कहां पे? उत्तरी अमेरिका में। अंबेडकर
इंटरनेशनल सेंटर में हुई। कब हुई? 14 अक्टूबर को। कब हुई है? 14 अक्टूबर को। कितनी लंबी है? 19 फुट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसके रूप में है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, समानता के रूप में। उनको क्या दिखाया गया कि समानता के रूप में इक्विटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार। यह प्रश्न बन सकता है, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार। उसके शिल्पी कौन थे? राम सुतार। राम सुतार के द्वारा मूर्ति बनाई गई किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कहां पे उसका अनावरण हुआ? उत्तरी अमेरिका में। कहां पे? मैरीलैंड में, ठीक है। कितनी लंबी है? कितनी ऊंची, सॉरी कितनी ऊंची है? 19 फीट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति शुरू हुआ है। कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होते हैं। इसमें क्या होता है? जिसमें दो देश आपस में उनकी सेनाएं, सेना के 3 कोर हैं हमारे यहाँ, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। यह तीनों सेनाओं का मिला जुला अभ्यास होता है, वायुसेना का होता है। तो यह भी जान लेंगे कि भारत किन किन देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास करता है, उन सैन्याभ्यासों के नाम क्या होते हैं, यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हम एक दिन किसी क्लास में आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ संप्रीति की बात क्या है कि संप्रीति संयुक्त सैन्याभ्यास किसके साथ शुरू हुआ था? भारत और बांग्लादेश के। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। कब शुरू हुआ था? 3 अक्टूबर 2023 को। देखिए दो चीज इसमें महत्वपूर्ण है, दिवस नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि संप्रीति संयुक्त सैन्याभ्यास 2023 किस स्थान पे और किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो भारत से हुआ था, भारत और बांग्लादेश से। और कहां पे हुआ था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उमरोई मेघालय। कहां से हुआ था? उमरोई मेघालय। अब आपसे यहां से भी एक प्रश्न पूछते हैं कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एवं ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है? आगे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के 10 सबसे कम ट्रैफिक वाले शहरों में शामिल हुए हैं। वह 10 शहर जो सबसे कम हैं उसकी बात कर रहा है। कौन सा है? भिवंडी। उत्तर जो भारत के कौन कौन से? भिवंडी महाराष्ट्र, कोलकाता, आरा। यह गति सूचकांक के आधार, इनको किसके आधार पे दिया? अच्छा, यह भी बहुत प्रमुख है कि कम ट्रैफिक वाले शहरों में शामिल हुए हैं। भारत के वह कौन से शहर हैं जो, यह पूरे 10 की बात कर रहा है, विश्व के 10। किसकी बात कर रहा है? यह वर्ल्ड की 10 की बात कर रहा है कि जो 10 हैं, 10 जो शहर हैं, सिटी हैं, उनमें भारत के किन किन शहरों का स्थान है। तो हम देखते हैं पहले पे क्या है? भिवंडी है, महाराष्ट्र की है। दूसरा कौन सा है? कोलकाता है। तीसरा कौन सा है? आरा है। अब यह किस आधार पे दिया जाता है? कुछ तो आधार होगा, तो वह कौन सा सूचकांक है? वो कौन सा इंडेक्स है जिसके आधार पे दिया जाता है? तो गति सूचकांक। किसके आधार पे? गति सूचकांक के स्पीड इंडेक्स के आधार पे यह जो स्थान यह मिलता है विश्व में कम ट्रैफिक वालों में, इसके लिए क्या बनाया जाता है? कौन सा इंडेक्स है? गति सूचकांक के आधार पे, स्पीड इंडेक्स के आधार पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला है। यह प्रश्न बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको यह मान के चलिए कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 100 साल से अधिक पुराने, यह एक 100 साल से भी अधिक पुरानी परंपरा है। किसकी परंपरा है? शिल्प बसोहली पश्मीना। किसकी बात कर रहा है? बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडेक्स मिला है। कहाँ पे मिला है? जम्मू कश्मीर को। और यह प्रश्न सीटेट में भी बनता है, सीटेट की परीक्षाओं में लगातार बनता है कि पश्मीना जो ऊन है वह किससे प्राप्त किया जाता है, वह भेड़ें कहाँ पे रहती, तो वह कहाँ पे रहती हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ऐसे प्रश्न बनते हैं, सीटेट में भी बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की
4x100 रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मोहम्मद अनस, आहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश को। ठीक है। 19वें एशियाई खेल 2023 में एथलीट्स में पुरुषों में भाला, जब भी भाला फेंक की बात आए तो किसकी बात करेंगे हम? कौन हो सकता है? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। अब से यहाँ से प्रश्न आता है, भारतीय जेवलिन थ्रोअर थे, यहाँ से प्रश्न आता है कि इन्होंने कुल कितनी बार डायमंड लीग जीती है, जो जेवलिन थ्रोअर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात होती है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जेवलिन थ्रोअर डायमंड लीग सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है, या आप उत्तर दीजिएगा। ठीक, उस पर हम लोगों ने देखा, समझा, वहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा, अध्ययन किया। आगे अगली कक्षा में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।